14 फरवरी 2019 जहां पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मौत का सन्नाटा पसरने वाला था। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जांबाज जवान और हर तरफ बस अपनी ड्यूटी पर लौटने की हलचल। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन नियति ने कुछ और ही खौफनाक लिख रखा था। तभी एक लिंक रोड से एक लाल रंग की मारुति इको निकलती है। रफ्तार इतनी तेज कि संभलने का मौका तक न मिले। वो कार सीधे जाकर टकराती है एक बस से, और फिर एक ऐसा जोरदार धमाका जिसकी गूंज ने 10 किलोमीटर तक की धरती पर रख दिया। धुएं का गुब्बार छंटा तो वहां न बस थी न इंसान, था तो सिर्फ मलबा, बारूद की गंध और हमारे वीर जवानों का लहू। पूरा देश सन्न था। इसे सिर्फ एक हमला कहना गलत होगा। यह हिंदुस्तान के सीने पर किया गया एक कायराना जख्म था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कड़ी सुरक्षा के बीच वो विस्फोटक से भरी कार हाईवे तक पहुंची कैसे? कि कौन था वो आत्मघाती हमलावर जो मौत का सामान लेकर बैठा था? और कौन था वो मास्टरमाइंड जो सरहद पार बैठकर इस खूनी खेल की डोरियां हिला रहा था? शुरुआत में ये एक ब्लाइंड केस था। सबूतों के नाम पर सिर्फ राख और मलबा बचा था। लेकिन तभी एनआईए के हाथ लगता है एक टूटा हुआ मोबाइल फोन। उस एक टूटे हुए फोन ने कैसे इस पूरी साजिश की परतें खोली? आज की इस वीडियो में हम पुलवामा हमले की उसी दर्दनाक हकीकत और एनआईए की उस जासूसी की कहानी को डिकोड करेंगे। 14 फरवरी की वो सुबह जम्मू के ट्रांजिट कैंप में आम दिनों से ज्यादा हलचल थी। पिछले कई दिनों से कुदरत का कहर बरप रहा था। भारी बर्फबारी और जानलेवा लैंडस्लाइड ने नेशनल हाईवे रोक दी थी। हजारों जवान अपने बेस कैंप में फंसे हुए थे, अपनी ड्यूटी पर लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूरज की हल्की किरण दिखी, हेडक्वार्टर से आदेश आया, काफिला रवाना करो। सुबह के 3:30 जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब 78 गाड़ियों का एक विशाल काफिला जम्मू से निकलता है। लोहे की उन गाड़ियों में सवार थे 2500 से ज्यादा जांबाज। ये वो वीर थे जो अभी अभी अपने घर से वापस लौटे थे। इनमें से कई जवान ऐसे थे जो अपने घर वालों से वादा करके आए थे कि वह जल्द ही वापस आएंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। हंसी मजाक चल रहा था। वह कोई घर की बातें कर रहा था तो कोई कश्मीर की बर्फबारी की। उन 2500 चेहरों में से किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि तिरंगे की रक्षा करने वाले ये वीर आज खुद उसी तिरंगे में लिपटकर घर लौटेंगे। यह सफर उनके जीवन का आखिरी सफर साबित होने वाला था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। रोड ओपनिंग पार्टी ने रास्ते का चप्पा चप्पा छाना था। क्लियरेंस मिल चुका था। गाड़ियां अपनी पूरी रफ्तार से श्रीनगर की वादियों की तरफ बढ़ रही थीं। सब कुछ कंट्रोल में था। कम से कम कागज पर तो यही लग रहा था। पर मौत हाईवे के एक अंधे मोड़ पर घात लगाए बैठी थी। घड़ी में दोपहर के 3:15 बज रहे थे। बर्फीली हवाओं के बीच सीआरपीएफ का यह काफिला अब कश्मीर घाटी के लेथपोरा इलाके में दाखिल हो चुका था। सड़क यहां थोड़ी घुमावदार थी और गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई थी। ठीक इसी वक्त एक संकरी सर्विस रोड से लाल रंग की एक मारुति इको हाईवे पर सरकती है। स्टीयरिंग पर बैठा था 20 साल का एक सिरफिरा आदिल अहमद डार। उसने धीरे से अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई और पूरी चतुराई के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को चकमा देते हुए काफिले के बीचों बीच अपनी जगह बना ली। उसका निशाना तय था। 66वीं बटालियन की बस नंबर HR4 9F0637। इस बस में 40 जांबाज जवान सवार थे जो अपनी अगली पोस्टिंग की चर्चा कर रहे थे। जैसे ही आदिल की कार बस के बिल्कुल करीब पहुंची, उसने एक झटके में स्टीयरिंग घुमाया और सीधे बस से जा टकराया। अगले ही पल हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स ने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ धमाका नहीं था, यह साक्षात मौत का नंगा नाच था। विस्फोट का भीषण था कि लोहे की वो भारी भरकम बस तिनकों की तरह हवा में उड़ गई। 10 किलोमीटर तक सुनी गई उस गूंज के बाद सड़क पर सिर्फ पिघला हुआ लोहा,
जलता हुआ बारूद और हमारे वीर जवानों का बिखरा हुआ वजूद बचा था। मंजर ऐसा कि पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। बाकी गाड़ियों में मौजूद जवान तुरंत नीचे कूदे, बंदूकें तानी और कॉम्बैट पोजीशन ले ली। उन्हें लगा कि शायद गोलियों की बौछार होने वाली है, कोई एम्बुश लगा है, लेकिन वहां कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। वहां सिर्फ धुआं था, आग की लपटें थीं और एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो चीख चीख कर बता रहा था कि भारत मां ने अपने 40 अनमोल बेटों को हमेशा के लिए खो दिया है। लेथपोरा की वो सड़क उस दिन हमारे शहीदों के लहू से लाल हो चुकी थी। पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग थी, बदला। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह एक ब्लाइंड केस था। हमला करने वाला आदिल अहमद डार ब्लास्ट में मारा जा चुका था और कार के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सबूत के नाम पर वहां कुछ भी नहीं बचा था। एनआईए की टीम जब मौके पर पहुंची तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस हमले की शुरुआत कहां से की जाए। सब मेटिकुलस सर्च के बाद उन्हें मलबे के ढेर में एक बहुत छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा उस मारुति इको कार के शॉक अब्जॉर्बर का था। इस छोटे से टुकड़े ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से एनआईए ने इस पर लिखे धुंधले नंबरों को डिकोड किया। मारुति सुजुकी की मदद से पता चला कि यह कार 2011 में बनी थी और 8 सालों में 7 मालिकों के हाथ बिक चुकी थी। अंत में पता चला कि हमले से ठीक 10 दिन पहले 4 फरवरी 2019 को यह कार सज्जाद भट्ट नाम के आदमी ने खरीदी थी। तभी एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। जब इस फोन का डाटा रिकवर किया गया तो उसने इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ा दिए। इस फोन में फोटोज और चैट्स का ऐसा खजाना था जिसने पूरी साजिश की परतें खोल दी। वो फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि गुनहगारों की मौत का वारंट था। पता चला कि मास्टरमाइंड पाकिस्तान से आया आतंकी उमर था जो जैश चीफ मसूद अजहर का भतीजा था। उसने अफगानिस्तान में अलकायदा के साथ ट्रेनिंग ली थी। उमर ने आदिल अहमद डार को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर तैयार किया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि उमर एक लड़की इंशा के प्यार में पड़ गया था जिससे बात करने के लिए उसने अपना फोन सुरक्षित रखा था। इंशा और उसके पिता तारिक अहमद शाह ने आतंकियों को पनाह दी थी। हैरानी की बात यह थी कि बम बनाने के केमिकल्स अमेजन जैसी ऑनलाइन साइट्स से मंगवाए गए थे। शाकिर बशीर के घर पर 200 किलो एक्सप्लोसिव्स को कार में फिट किया गया। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ा, जिससे काफिले का साइज बढ़ गया और उनका हमला ज्यादा घातक हो गया। 14 फरवरी की सुबह आदिल अहमद डार ने अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया और मौत की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जैसे ही काफिला पास आया उसने खुद को उड़ा दिया। इस हमले के 12 दिनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इसके बाद एनआईए और फोर्सेस ने एक एक करके सभी साजिशकर्ताओं को ढेर कर दिया। मास्टरमाइंड उमर मार्च 2019 में मारा गया। एनआईए ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। पुलवामा हमले ने देश को झकझोर दिया, लेकिन हमें एकजुट भी किया। आज भी जब हम उन 40 जवानों को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं गया, क्योंकि इसके बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने आतंक की कमर तोड़ दी। यह पैगाम दुश्मन को मिल गया कि नया भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है।